Hello aspirants, welcome to my channel UPSC Study and Guidance. So I have started the PYQ series in which I am discussing topic-wise breakdown and detailed analysis of previous year questions. Aspirants, हमने कई बार देखा है that UPSC loved repeating themes. कई बार ऐसा हुआ है कि जो questions या फिर जो themes प्रीलिम्स के पेपर में पूछी गई हैं कुछ क्वेश्चंस में, वो जनरली हमारी स्टैटिक बुक्स से होती हैं, बट उनके जो स्टेटमेंट्स जिस तरीके से फ्रेम किए होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे या फिर वो थीम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाती हैं. सो हियर आई एम स्टार्टिंग अ PYQ सीरीज. सो टुडे इज लेक्चर 2 ऑफ दैट सीरीज. आई एम डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ द ईयर 2020. सो लेक्चर 1 में मैंने इसमें और पहले के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो. लेक्चर 1 आप प्लीज़ देखिए एंड उसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा. अगर आपको नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर मैं इस टेलीग्राम पे प्लीज़ आप ज्वाइन करिए. इस पर मैं PDF शेयर करूँगी. अगर आप उस PDF से अपने खुद के नोट्स भी बनाना चाहते हैं, इट्स गुड. अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ PDF रेफ़र कर सकते हैं. Right, so in my previous lecture I have discussed these questions and I have told you about these information that is mentioned in the PDF that you are seeing. So yes, last question में मैंने आपको यहाँ इस question तक मैंने complete किया था. Which of the following protected areas are located in Kaveri Basin? I have told you that अगर इन नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में अगर आपको सिर्फ इनका लोकेशन भी पता हो, अगर आपको थोड़ी मिनिमल नॉलेज भी हो कि ये कौन से स्टेट में है, अगर आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि कौन सा कावेरी बेसिन में है या नहीं, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सी, देयर आर टू थिंग्स. वन, दैट इज़ नॉलेज. सेकेंड, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग जो आप यूज़ करते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सी, नॉलेज इम्पॉर्टेंट होता है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिकॉज नॉलेज के बिना आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते. बट नॉलेज के साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास थोड़ा नॉलेज होता है, एग्जैक्टली उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, बट अगर आप उस नॉलेज का ठीक तरीके से लॉजिकली यूज़ करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लाइक दिस क्वेश्चन, इसमें आपको पापीकोंडा नेशनल पार्क का अगर सिर्फ लोकेशन पता हो कि वो तो आंध्र प्रदेश की तरफ है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आप C तक पहुंच सकते हैं. राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to Indian elephants, consider the following statement. First, the leader of an elephant group is a female. Second, the maximum gestation period can be 22 months. Third, an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Fourth, among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. See, whenever you get these statement type of questions, always try to find that one statement which can never be right, or that one statement which can always be right. Okay, so in this way you can eliminate other options. Right. So अब आप इन स्टेटमेंट्स को देखिए. प्लीज़ लुक एट स्टेटमेंट नंबर 3 केयरफुली. इट्स सेइंग एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 years only. We have seen in the previous year questions that generally extreme statements are not correct. So it is saying that only 40 years तक ही एलिफेंट्स में कार्विंग हो सकती है. अगर 39 ईयर्स पे है तो वो स्टेटमेंट ठीक है, अगर 41 ईयर्स पे है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो इतना स्पेसिफिक कैसे हो सकता है कोई चीज़? तो इस तरीके से आप थर्ड स्टेटमेंट को एक बार के लिए आप एलिमिनेट कर सकते हो. जब आप थर्ड स्टेटमेंट को हटाते हो तो आप C और D को एलिमिनेट कर देते हो. अब आप 50-50 पे आ गए, A और B. एंड नाउ आप देखिए कि A और B में 2 सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट तो है ही. द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 months. हमें फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट में चेक करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट को एक बार आप ध्यान से देखिए. अब देखिए, एलिफेंट एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी है. जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, क्रोकोडाइल है, ये इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं. ये स्पीशीज़
कौन से जगह पे स्पेसिफिकली पाई जाती हैं, which state in which state they have the highest population of these species, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर आपको इन चारों स्टेटमेंट्स में 3 के बारे में नॉलेज नहीं है, बट आपको इतना पता है कि एलिफेंट द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज़ नॉट इन केरला बट इन कर्नाटका, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड स्टेटमेंट को तो आपने एक्सट्रीम है इसलिए एलिमिनेट कर दिया, एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपको नॉलेज से पता है कि वो केरला नहीं है, दैट इज़ कर्नाटका, तो इससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड योर आंसर विल बी ए. Okay, so the leader of elephant group is the oldest female. She leads the group in search of food and water. Okay, the gestation period maximum 22 months हो सकता है for the birth of single baby, right? Life expectancy elephants की 70 years होती है, and Karnataka is leading for the highest population of elephants. Okay, see one more thing, elephants इंडिया में जनरली नॉर्दर्न एरियाज़ में भी पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, बट द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स डोमिनेट्स इन साउथ इंडियन स्टेट्स. ओके, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. इसके आगे जब हम एलिफेंट्स की बात करते हैं, हम मेनली 2 स्पीशीज़ की बात करते हैं. फर्स्ट इज़ एशियन एलिफेंट्स एंड द सेकेंड वन इज़ अफ्रीकन एलिफेंट्स. ओके, सो एशियन एलिफेंट, वी नो दैट एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीशीज़. एंड व्हाट आर कीस्टोन स्पीशीज़? कीस्टोन स्पीशीज़ वो होती हैं जो इकोसिस्टम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर उनकी पॉपुलेशन स्टेबल है या ग्रो कर रही है, देन इट हेल्प्स इन ग्रोइंग द होल इकोसिस्टम, राइट? तो कीस्टोन स्पीशीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में, राइट? सो इसके बारे में आप जो भी एनवायरनमेंट का बुक रेफ़र कर रहे हैं उसमें भी मेंशन होगा. सो प्लीज़ अभी जाकर इस टॉपिक को पढ़िएगा, एंड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, राइट? सो एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीशीज़. जनरली 3 स्पीशीज़ होती हैं एशियन एलिफेंट्स की. फर्स्ट इज़ इंडियन, नेक्स्ट इज़ सुमात्रन एलिफेंट्स एंड श्रीलंकन एलिफेंट्स. इंडियन एलिफेंट्स जो है वो वाइड रेंज में पाए जाते हैं, एंड इनका कंजर्वेशन जो स्टेटस है इंडियन एलिफेंट्स का, इंडेंजर्ड है. IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड. साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इन्हें रखा गया है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो हमारा इंडिया का लॉ है, इसमें शेड्यूल 1 के अंदर इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पहले 6 शेड्यूल्स थे, अब 4 हो चुके हैं. प्लीज़ उन्हें जाके एक बार रीड ज़रूर करिएगा. ओके, सो इंडिया is home to 50% of the Asian elephant population, right? ये भी आपको पता होना चाहिए कि about 50% of the Asian elephant population is in India, and 2017 का जो elephant census था उसके अकॉर्डिंग हाँ, ये जो 50% ऑफ द एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है ये 2017 एलिफेंट सेंसस के अकॉर्डिंग है. एग्जैक्ट नंबर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए दैट 50% ऑफ पॉपुलेशन इज इन इंडिया. ओके, एंड इंडिया में भी कहाँ? कर्नाटका हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स. नेक्स्ट, एलिफेंट्स को थ्रेट किस चीज़ से होता है? थ्रेट किलिंग का मेनली जो उनका थ्रेट होता है वो होता है उनके टस्क के लिए. ओके, so historically elephant tusk was used to produce ornaments and carvings and some other kind of figurines, and elephant tusk and ivories is also very much important for traditional medicines. It has some healing elements. Okay, so इस वजह से elephants की killing होती है, and also man animal conflict की वजह से भी कभी कभी हैबिटेट लॉस या फिर ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अफ्रीकन एलिफेंट्स. सो IUCN स्टेटस अफ्रीकन एलिफेंट्स का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. अफ्रीकन एलिफेंट्स में भी टू काइंड्स के एलिफेंट है, फॉरेस्ट एलिफेंट एंड सवाना एलिफेंट. फॉरेस्ट एलिफेंट का IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बट सवाना एलिफेंट का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है. इन्हें भी साइट्स में अपेंडिक्स 1 के अंडर प्रोटेक्शन है. एंड यस, देयर इज़ अ इमेज. इसमें आप दोनों एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं. अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव कंपैरेटिवली लार्जर ईयर्स,
okay, and which Asian elephants does not have. So इसमें जो information है उसे आप प्लीज़ एक बार read करिएगा. Next is ecological importance of elephants. See, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, elephants are a keystone species. So the stable population of elephants ensures the productivity of the whole ecosystem, right? Second is nutrition. Elephants' dung provide nourishment to plants and act as a breeding ground for the insects. It also act as a fertilizer for the soil. Okay. Next is food chain. Elephants are an important part of food chain as well, right? Next are water providers. See, in the areas of drought where water is not generally found, elephants क्या करते हैं? Elephants वहाँ पर they dig a hole, right? They dig a hole to access the water. अब जब वो होल डिग करते हैं तो so that water benefits other wildlife species as well. So they are important water providers in the areas of drought, right? Next is landscape architects. See, elephants generally create clearings in the forest, right? So they prevent overgrowth of certain plant species, and they also allow regeneration of other plant species. So they are the landscape architects as well, right? Next is seed disposal. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि nutrition, when elephant dung provide nutrition to the plants and the soil. In the similar way, when elephants defecate in from one place to other, they release seeds through their defecation. ठीक है? So this is how they help in seed dispersal as well. Okay, so these are the things. This is why elephants are ecologically very important. And Asian and African elephants के बीच का difference भी हमने देख लिया, and इस question को भी हमने अच्छे से solve कर लिया, right? With minimal knowledge and some logics. Elephants के कुछ prelim specific facts भी मैंने यहाँ पे mention किए हुए हैं. So please read it once and also join this Telegram channel to access the PDF. नेक्स्ट इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है, लाइक फीमेल एलिफेंट्स जो हैं वो जनरली मैट्रिलिनियर फैमिली ग्रुप्स में रहती हैं. दैट इज़ वाई फीमेल्स आर द लीडिंग वन ऑफ देयर ग्रुप. ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं. प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चल रहा है इंडिया में. सो द एलिफेंट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इन द ईयर 2010. ओके, जैसे टाइगर्स एक समय पे एक्सटेंशन फेस कर रहे थे, एलिफेंट्स ऑल्सो फेस द सेम थ्रेट. सो दैट इज़ वाई प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया. ओके, सो एक समय पे जब एलिफेंट्स का पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया था तो उनके कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स लिए गए थे. सो द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम Project Elephant was launched in year 1992 to conserve the elephant population in their natural habitat. 1992 में Project Elephant लॉन्च किया गया एंड 2010 में एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस, राइट? सो करेंट डाटा अभी है, इंडिया इज होम टू 60% ऑफ द एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन. ये 2022-23 का डाटा है एलिफेंट सेंसस के अकॉर्डिंग. इसके पहले मैंने आपको जो बताया था वो 2017 का डाटा था. सो इंडिया इज अकॉर्डिंग टू एलिफेंट सेंसस 2022-23 इंडिया इज होम टू 60% ऑफ द एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन. मतलब जनरली इंडिया में एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन बड़ी है. इट मीन्स प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हमने स्टार्ट किया था वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, राइट? कर्नाटका इज स्टिल हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स. And after Karnataka, there is Assam and Kerala, right? So Kerala top 3 में है, but question में जैसा था कि Kerala top पे नहीं है, Karnataka has the highest number. इसके अलावा हमने elephant corridors भी बनाए हैं. elephant corridors क्या होते हैं? They are linear, narrow and natural habitat linkages that allow elephant to move between secure habitats without being disturbed by humans. So ये उनका एक passage provide करते हैं to move. Okay, right to
सॉरी, राइट ऑफ पैसेज, ये एक स्टडी पब्लिश की गई थी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, जिन्होंने प्रोजेक्ट एलिफेंट की कोलैबोरेशन के साथ इसने मेंशन किया दैट 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स अक्रॉस इंडिया हैं. ओके, सो अदर इनिशिएटिव भी हैं एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए. वन इज़ हाथी मेरे साथी. इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन पार्टनरशिप विथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया. ये 2011 में ये कैंपेन लॉन्च हुआ था एंड 8 कंट्रीज़ इसका पार्ट है. E8 कंट्रीज़ इन्हें कहते हैं. इसका मतलब है एलिफेंट 8 कंट्रीज़. राइट. नेक्स्ट इज़ गज यात्रा. 2017 का ये एक कैंपेन था ऑन वर्ल्ड एलिफेंट डे. नेक्स्ट इज़ माइक प्रोग्राम. माइक प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पिरेंट्स. प्लीज़ इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़ के जाइएगा. इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर दे रही हूँ. मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, इसका फुल फॉर्म है माइक प्रोग्राम. इट इज़ मैंडेटेड बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ साइट्स. जैसे हमने देखा है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो मीटिंग होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वैसे साइट्स का भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होता है. तो 2003 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था टू कंट्रोल द इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स. मैंने आपको बताया कि इलीगल किलिंग्स फॉर टस्क ऑफ एलिफेंट्स इसके लिए होती थी. सो उसे कंट्रोल करने के लिए 2003 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया. नेक्स्ट इज एशियन एलिफेंट अलायंस. देखिए ये 5 NGOs का अलायंस है. इनमें IUCN भी इसका पार्ट है. IUCN एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया से वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी इसका पार्ट है. तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ एलिफेंट रिजर्व्स. देखिए एलिफेंट रिजर्व, जब हम एलिफेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, एलिफेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है इसलिए हम इसके बारे में इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं. एलिफेंट रिजर्व्स आर ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लेटेस्ट जो एलिफेंट रिजर्व्स बने हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए. पहला है लेमरू एलिफेंट रिजर्व. इट इज़ इन छत्तीसगढ़. एंड द सेकेंड वन इज़ तिराई एलिफेंट रिजर्व. ये दोनों 2022 में बने हैं एंड दीज आर द लेटेस्ट वंस. टोटल इनको मिला के हमारे पास 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं. उन एलिफेंट रिजर्व्स का नाम मैंने यहाँ पे एक टेबल पे दे दिया है. ये टेबल आपको पता होना चाहिए. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इज़ नॉट एन एलिफेंट रिजर्व या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिफेंट रिजर्व्स, तो ये आपको पता होना चाहिए. इसमें इनके नाम बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ 33 ही हैं. अगर आप इसको बार बार रीड करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. प्लीज़ इसको आप बिल्कुल लर्न करके जाइएगा एग्ज़ाम में, बिकॉज ये एक बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है. राइट. इसी के साथ टाइगर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी है. तो टाइगर के रिजर्व्स, जो भी टाइगर रिजर्व्स भी हैं इंडिया में, वो भी आपको लर्न करने होंगे. ठीक है. उन टाइगर रिजर्व्स के नाम आपको पता होने चाहिए और वो टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है ये आपको पता होना चाहिए. राइट. तो इस लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट आगे देखते हैं. Moving forward to the next question. In the context of India, which of the following is are considered to be practice of eco-friendly agriculture? See, eco-friendly agriculture की बात हुई है. It means जो भी practices के बारे में नीचे given होगा वो किसी ना किसी तरीके से ecologically benefit करना चाहिए. So पहला है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. हमें सबको पता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत eco-friendly टेक्निक है जिससे सॉइल की जो न्यूट्रिशन है वो भी बना रहता है एंड प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है. सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज़ वन ऑफ दैट. सेकेंड इज़ लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन. थर्ड इज़ टेंसियोमीटर यूज़ एंड फोर्थ वन इज़ वर्टिकल फार्मिंग. तो इन तीनों में जब आप देखेंगे कि जब आप इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, ये जो तीनों हैं ये तीनों किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर को इको फ्रेंडली बनाने में हेल्पफुल हैं. बट वर्टिकल फार्मिंग का मेन एम ये था कि कैसे हम लैंड के यूज़ को कम करके हम एक जैसे वर्टिकल फार्मिंग, आपने एक इमेज देखी होगी कि मैंने यहाँ पे शायद इमेज ऐड भी करी है. सी यस, आई हैव एडेड द इमेज. इसमें लैंड का यूज़ कम
करते हुए हम प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसमें एक शेल्फ जैसा बनाकर हम वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जिससे एक ही लैंड पे एक के ऊपर एक शेल्फ्स में प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। सो लैंड का यूज़ इसमें कम हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि इसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं हो रहे हैं तब वो इको फ्रेंडली है। बट वर्टिकल फार्मिंग के कंसेप्ट में कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि इसमें मैंडेटरी रूप से केमिकल्स का यूज़ नहीं होगा या फिर सिर्फ ऑर्गेनिक होगा, नो। सो वर्टिकल फार्मिंग को आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड 1, 2 एंड 3 क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन एंड टेंसियोमीटर यूज़, ये तीनों ही इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं। सो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन refers to the addition of new crops or cropping system to agricultural production on a particular farm. ओके, सो इसमें एक से ज़्यादा क्रॉप्स या फिर एक समय पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स या फिर सीजनल एक साल के अंदर हम डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो ये होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हमने डाइवर्सिफाई कर दिया अपनी क्रॉप्स को, हम कुछ न्यू क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं जिनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जिससे हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट इज लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन। जहाँ पे लेग्यूम नाम आता है वहाँ पे हम जानते हैं कि लेग्यूम्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द सॉइल, राइट। इसकी वजह से सॉइल को कुछ हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड होता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन फॉर द प्लांट्स एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर रिटेंशन इन द सॉइल। ओके, सो लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन इस तरीके से इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट इज tensiometer use. So what is tensiometer? Tensiometer in soil science is a measuring instrument. It is used to determine the metric water potential in the soil. Tensiometer क्या है? Tensiometer एक तरीके का measuring instrument है, right? So जब water pressure tensiometer में tensiometer में जब water pressure determine होता है, ये वाटर सॉइल में जो वाटर प्रेशर है उसका एक इक्विलिब्रियम सेट करने में हेल्पफुल होता है। सो टेंसियोमीटर तो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ, इसमें कोई केमिकल का यूज़ या इस तरीके से कैसे हो सकता है? तो ये भी एक इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का ही एक प्रैक्टिस है। सो यस, टेंसियोमीटर। नेक्स्ट इज वर्टिकल फार्मिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्टिकली स्टैक्ड लेयर्स, एक शेल्फ्स क्रिएट किया जाता है एक के ऊपर एक। सो वर्टिकली दे आर स्टैक्ड एंड देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन इट। ओके, सो वर्टिकल फार्मिंग में का इम्पोर्टेंस यही है कि लैंड का यूसेज कम हो जाता है, ठीक है। कभी कभी इसमें प्लांट ग्रोथ सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक से भी होता है, जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स है, एक्वापोनिक्स है, एरोपोनिक्स है, ठीक है। इनके यूज़ से भी वर्टिकल फार्मिंग हो सकती है एंड सॉइल के यूज़ से भी हो सकती है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि सॉइल विथ सॉइल एंड सॉइललेस फार्मिंग दोनों में ही वर्टिकल फार्मिंग यूज़ हो सकती है, राइट। ऑल्सो इन वर्टिकल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन इंडोर्स under artificial conditions of light and temperature. Okay, so vertical farming में indoors crops grow की जाती हैं artificial conditions में, right? FAO ने भी ये चीज़ mention किया है that vertical farming consumes 75% less raw material as compared to traditional farming. इसमें raw material भी कम यूज़ होता है, water भी कम यूज़ होता है एंड अदर्स जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भी कम यूज़ होती हैं। जनरली 75% लेस रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ये FAO ने बताया है। इट ऑल्सो हैज़ लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स, दैट इज़ वाई। ओके, सो एंड इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड्स। So these were the things. Moving forward to the next question. Which one of the following statements best describe the term social cost of carbon? अब इसमें एक टर्म का मीनिंग पूछा है आपसे, तो जब भी ऐसे कोई टर्म का कभी अगर मीनिंग पूछता है तो आपको उन 4 ऑप्शंस में से आपको बस ये देखना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है जो बहुत नियरली कनेक्ट हो रहा है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, जैसे इसमें टर्म पूछा गया है। तो हम देखते हैं, स्टेटमेंट्स देखते हैं।
First is long-term damage done by a ton of CO2 emissions in a given year. Okay. Second is requirement of fossil fuels for a country to provide goods and services to its citizens based on the burning of those fuels. No, ये बहुत ही फार स्टेटमेंट है. थर्ड इज एफर्ट्स पुट इन बाय अ क्लाइमेट रेफ्यूजी टू अडेप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस. नो, ये तो बिल्कुल भी बहुत ही अलग है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन से. फोर्थ इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लैनेट अर्थ. सी, तो इसमें चार चीज़ें ये है. चौथा हो गया कि इंडिविजुअल पर्सन का कार्बन फुटप्रिंट जो है उसके बारे में, तो मतलब वो उसकी वजह से कितना कार्बन का एमिशन हो रहा है. सो डी तो नहीं हो सकता, वो तो कार्बन फुटप्रिंट होता है. थर्ड रेफ्यूजी, क्लाइमेट रेफ्यूजी के बारे में कहाँ से आ जाएगा सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन में. तो सी और डी तो बहुत अलग है. बी में है रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल्स. मतलब पहले फ्यूल बर्न करो, उसके बाद उससे जो गुड्स एंड सर्विसेज सिटीजन्स को मिल रही हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कितना फॉसिल फ्यूल का रिक्वायरमेंट हो सकता है. नो, दैट इज़ नॉट सोशल कॉस्ट. हमें सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पूछा गया है, तो हमें टर्म का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. तो फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 emissions इन अ गिवन ईयर. ये बहुत नियरली कनेक्टेड लग रहा है. सो इसका आंसर फर्स्ट होगा. एंड सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट और डैमेजेस of emitting one additional ton of carbon dioxide into the atmosphere and thus the benefits of reducing emissions. Right. So इसमें आप देखिए, टर्म अगर आपसे पूछा गया है तो उस टर्म के बारे में देखिए कि कौन सा हो सकता है. जैसे सोशल कॉस्ट दिया था तो बी तो नहीं हो सकता. ठीक है. सी स्टेटमेंट था क्लाइमेट रेफ्यूजी के बारे में, तो ये तो बहुत बहुत अलग चीज़ है. डी था जिसके चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो होता है कार्बन फुटप्रिंट. किसी के लाइक मी एंड यू, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है टू द इमिशन ऑफ कार्बन ऑन द प्लैनेट अर्थ, तो ये कार्बन फुटप्रिंट हुआ. तो बी, सी और डी इस तरीके से एलिमिनेट होते हैं. ओके. सो अब थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स इसके बारे में पढ़ते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट गैस विच अब्जॉर्ब्स infrared radiation. It acts as a greenhouse gas. Okay, so greenhouse gas क्या होती है? greenhouse gas वो होती है जो अर्थ में आ रही infrared radiations को ट्रैप करती हैं. एंड वो जब infrared radiation when it get trapped in the atmosphere of the air, it increases the temperature of the air, earth. Okay, so this is how greenhouse gas affect our planet. Right. So absorption of infrared light by carbon dioxide traps energy near the surface, warming the surface and the lower atmosphere. Right. जैसे कि मैंने आपको यही चीज़ बताया. तो जैसे जैसे हम अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, इट गेट्स कूलर बिकॉज जो एनर्जी है वो लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती है. अगर आपके पास यही स्टेटमेंट उल्टा करके आ जाए दैट जो एनर्जी है वो अपर एटमॉस्फेयर में भी ट्रैप होती है, लाइक हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हाई होता जाएगा, सो दैट विल बी नॉट राइट. ओके. सो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो एनर्जी है वो लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती है. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ सोल्यूबल इन वाटर and it is found in groundwater, lakes, ice caps, sea water. हर चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है. Okay, so when carbon dioxide dissolves in water, it forms carbonic acid, which causes ocean acidification as atmospheric CO2 levels increase. See, यहाँ पर दो चीज़ें हैं. जो ओशंस हैं वो एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक का भी काम करते हैं. But when CO2 levels in the atmosphere increases to an amount, तो वो ocean acidification भी create करता है. Okay, so
CO2 से दो चीज़ें भी है, ओशंस जो हैं वो कार्बन सिंक का भी काम कर रहे हैं, बट अगर CO2 लेवल्स ज़्यादा होता है तो वो ओशन एसिडिफिकेशन का भी कारण बनता है. सो देयर इज़ यहाँ पे बोल्ड में मैंने लिखा हुआ है, द ओशन एक्ट एज इनॉर्मस कार्बन सिंक्स एंड दे हैव टेकन अप अबाउट थर्ड ऑफ CO2 इमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. जितना भी CO2 ह्यूमन एक्टिविटीज से इमिट हुआ है उसका 1/3 ऑफ द ओशंस में एज अ कार्बन सिंक वहाँ पे है, वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, so there is about 50 times as much carbon dioxide dissolved in the ocean as exist in the atmosphere. तो ये आपको चीज़ पता होना चाहिए that oceans are a major carbon sinks, right? CO2 is released. अब CO2 कहाँ से रिलीज होता है? पहला होता है ऑर्गेनिक मटेरियल से when they decay or combust like forest fire. अब देखिए, जैसा हम जानते हैं कि ट्रीज और फॉरेस्ट आर ऑल्सो अ कार्बन सिंक्स, बट वो कार्बन कब रिलीज होता है? वो कार्बन रिलीज होता है जब कभी फॉरेस्ट फायर होता है या फिर जब वही जो प्लांट है वो डिके होता है, ठीक है, तो तब वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज हो जाता है. एंड ओशंस में फिर वो जाके ओशंस कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं और एंड वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ओशंस में जाके अब्जॉर्ब होता है, राइट. सो अबाउट हाफ ऑफ एक्सेस CO2 emissions to the atmosphere are absorbed by land and ocean as carbon sinks, right? जब हम ये देखते हैं दैट ये जो कार्बन सिंक्स हैं जब ये सैचुरेट हो जाती हैं तो ये उसी कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करती हैं. जैसे ओशंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो ओशन एसिडिफिकेशन का कारण बनता है, विच ऑल्सो रिलीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. सिमिलरली फॉरेस्ट में भी यही होता है, जब फॉरेस्ट फायर्स होती हैं तब कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है. सो इवेंचुअली कार्बन डाइऑक्साइड इज इवेंचुअली सिक्वेस्टर्ड in rocks and organic deposits like coal, petroleum and natural gas, right? So ये finally जाके CO2 sequester होता है in the form of coal, petroleum and natural gas. This CO2 is again released into the atmosphere through burning of these fossil fuels. Okay, so इस तरीके से ये जो साइकिल है, इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं कार्बन साइकिल. ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के कोई भी एलिमेंट्स ये इस तरीके से एटमॉस्फेयर का पार्ट बनते हैं, ओशन का भी पार्ट बनते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स भी बनते हैं. एंड फॉसिल फ्यूल से जब उनका बर्निंग होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से वो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था. तब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल्स थे, बट नाउ अमेंडमेंट के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 4 शेड्यूल्स हैं. तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो नया है उसके बारे में आपको पढ़ के आना है. ये आपका भी होमवर्क है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो अमेंडेड एक्ट बना है एंड उसमें जो 4 शेड्यूल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में किस लेवल की प्रोटेक्शन है एंड पहले जो 6 शेड्यूल्स थे वो किस तरीके से मर्ज हुए हैं और 4 शेड्यूल्स में आए हैं, राइट. तो उस समय पे तो इसका आंसर ये था कि शेड्यूल 6 में जो भी प्लांट्स स्पीशीज़ उगाए जाते हैं ऐसा. अब इसमें ऑप्शंस पढ़िए. अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, agreed. Second is, such a plant cannot be cultivated under any circumstances. Extreme statement, eliminated. Third is, it is a genetically modified crop plant. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट के लिए इन शेड्यूल्स का यूज़ नहीं है. इन शेड्यूल्स का यूज़ तो इसलिए कि उन प्लांट स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए. ओके, सो सी नहीं होगा. फोर्थ इज, सच अ प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम. ये भी आंसर नहीं है. इसका आंसर था ए, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट. ओके, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है. इसके अब 6 नहीं 4 शेड्यूल्स हैं. ओके, तो ये आपको होमवर्क करके आना है कि इसमें कौन से 4 शेड्यूल्स हैं और वो किस तरीके से मर्ज होके बने हैं. ओके एवरीवन, सो दिस वाज टुडेज क्लास. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड very descriptively. So I have explained everything
एंड आपको अब पता चल जाना चाहिए दैट PYQ को किस तरीके से डिटेल में करना होगा। अगर इससे रिलेटेड फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आप प्लीज़, एंड येस, ये एलिफेंट रिजर्व्स का जो मैंने आपको नाम इसमें दिए हुए हैं, प्लीज़ आप सर्च करिए एंड एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में प्लीज़ खुद से भी पढ़िए। एंड एलिफेंट्स रिजर्व के साथ साथ टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज द क्लास एवरीवन। प्लीज़ आपने अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज़ आगे मैं PYQ सीरीज़ की जितने भी लेक्चर्स मैं पोस्ट करूं तो ये नोटिफिकेशन आपके पास जाना चाहिए। सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू PYQs इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर 2025 प्रीलिम्स, राइट। आपके पास ज़्यादा वक्त है नहीं 2025 प्रीलिम्स के लिए, सो प्लीज़ सीरियस हो जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे के लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे एंड यू विल complete these things on time. Okay, so thank you very much everyone. See you in the next lecture.